शायद दुनिया के हर मेहनतकश ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। किसी की जेब भले खाली हो, पर उसके मन में एक सवाल हमेशा भरा रहता है, आखिर मेरी मेहनत का सच क्या है? इसी सवाल ने सदियों पहले एक और इंसान के दिल में आग जलाई थी। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को वैसा देखा जैसा बाकी लोग देखने से डरते थे। उसका नाम था कार्ल मार्क्स, और उसकी लिखी किताब डास कैपिटल, मेहनत, पैसा और समाज की अदृश्य सच्चाइयों का वह महासागर है जिसमें अगर कोई एक बार उतर जाए तो वह पहले जैसा कभी वापस नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे डस कैपिटल की, जिसे लिखा है कार्ल मार्क्स ने। अब शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, मेहनत की कीमत और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम। ये कहानी उस चीज से शुरू होती है जिसे हम रोज देखते हैं, छूते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन समझते नहीं। वह है सामान। एक कुर्सी, एक किताब, एक मोबाइल फोन, एक रोटी, हर चीज एक कमोडिटी है। हम सोचते हैं सामान की अपनी कीमत होती है, लेकिन मार्क्स कहते हैं नहीं, असली कीमत सामान की नहीं, उस मेहनत की है जो उसमें लगी है। एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया में कोई भी मेहनत न करे, कोई दर्जी कपड़ा न सिए, कोई किसान अनाज न उगाए, कोई मजदूर ईंटें न ढोए, तो क्या दुनिया में एक भी चीज होगी जिसे आप खरीद सकें? नहीं। यही मार्क्स की पहली खोज है कि दुनिया का हर मूल्य, हर दौलत, हर चीज इंसानों की मेहनत से पैदा होती है। लेकिन कहानी यहीं से कड़वी होने लगती है, क्योंकि जितनी मेहनत इंसान करता है उतना पैसा उसे मिलता नहीं। और यहीं छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम। मार्क्स बताते हैं कि समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वे लोग जिनके पास मेहनत है, समय, ताकत, कौशल। दूसरी तरफ वे लोग जिनके पास पूंजी है, मशीनें, फैक्ट्रियां, पैसा। पूंजीपति कहता है, आओ अपनी मेहनत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। लेकिन जो बात कभी नहीं कही जाती वो ये है कि मजदूर की मेहनत का पूरा मूल्य उसे कभी नहीं मिलता। एक बढ़ई 6 घंटे काम करके एक कुर्सी बनाता है, उसे मजदूरी मिलती है 300 रुपए, लेकिन वही कुर्सी बाजार में बिकती है 1500 रुपए में। अब सोचिए, कुर्सी का मूल्य किसने बनाया? बढ़ई ने। तो फिर 1200 रुपए कहाँ गए? ये 1200 रुपए यानी वह हिस्सा जिसे बढ़ई अपनी मेहनत से पैदा करता है पर पा नहीं पाता। इसे मार्क्स ने कहा सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य। और यही अतिरिक्त मूल्य पूरी दुनिया की अमीरी और गरीबी की जड़ है। मजदूर समझता है मैं कमाने आया हूं, पर मालिक समझता है मैं कमाने आया हूं मजदूर से। सच्चाई यह है कि मजदूर पैसे नहीं कमाता, वह पैसा बनाता है और मालिक उसे ले लेता है। यह व्यवस्था इतनी सामान्य है कि हम इसे सवाल नहीं करते। जैसे मछली पानी में रहती है पर पानी को नहीं देख पाती, वैसे ही इंसान इस व्यवस्था में जीते हैं पर यह नहीं देखते कि उसके साथ क्या हो रहा है। मार्क्स कहते हैं पूंजी और मेहनत का यह रिश्ता कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया है और फिर बताया कि यही दुनिया का सच है। एक मजदूर 6 घंटे में जितना मूल्य बनाता है उसे 2 घंटे की ही मजदूरी मिलती है। बाकी 4 घंटे की कमाई चुपचाप मालिक की जेब में चली जाती है। और यह सिलसिला सिर्फ कारखानों में नहीं, हर जगह होता है। ऑफिस में, कॉल सेंटर में, दुकानों में, कंपनियों में, हर जगह। जब एक कर्मचारी 8 घंटे काम करता है तो उसकी कंपनी उससे कहीं ज्यादा कमाती है और उसे मिलता है एक फिक्स वेतन जो उसके जीने की न्यूनतम जरूरतों को ही पूरा कर पाता है। यही मार्क्स का दूसरा बड़ा सच है कि मजदूर अपना जीवन नहीं, अपना समय बेच रहा है। और समय किसी भी इंसान का सबसे कीमती हिस्सा होता है। आप जब काम पर जाते हैं तो आप केवल कौशल नहीं बेच रहे होते, आप अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा बेच रहे होते हैं। वह टुकड़ा कभी वापस नहीं आता। मार्क्स कहते हैं पूंजी का खेल बेहद चालाक है। यह मजदूर को इतना ही देता है कि वह अगले दिन फिर काम पर आए, पर इतना नहीं देता कि वह आजाद हो सके। इसे कहते हैं वेज स्लेवरी, मजदूरी की गुलामी। और यह गुलामी हथकड़ियों से नहीं बल्कि जरूरतों से चलती है। घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन, दवाइयाँ, ये सब आपको मजबूर करते हैं
कि आप रोज काम पर जाएं, भले ही दिल से ना चाहें। मार्क्स कहते हैं, पूंजीवाद की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह मजदूर को यकीन दिला देता है कि वह आजाद है। वह कहता है, देखो, तुम्हें नौकरी चुनने की आजादी है। पर असली सच यह है, मजदूर को काम चुनने नहीं, काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि अगर वह काम छोड़ दे तो उसकी दुनिया टूट जाती है। मार्क्स इस अध्याय में एक और कड़वा सच बताते हैं कि पूंजीपति मजदूर की कमजोरी से ताकत बनाता है। उसे पता है कि मजदूर को काम चाहिए, और जितने ज्यादा मजदूर होंगे उतना कम वेतन देना आसान होगा। इसे मार्क्स ने कहा, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, यानी बेरोजगार लोगों की वह भीड़ जिसे दिखाकर मालिक कहता है, अगर तुम सस्ता काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह 10 और लोग खड़े हैं। यही कारण है कि मजदूरी कभी ऊपर नहीं जाती, हमेशा नीचे ही घिसटती है। पूंजीपति तब तक मजदूर को काम देता है जब तक उससे फायदा होता है। फायदा कम हुआ, मजदूर बाहर। पूंजी बढ़ती है, मजदूर की हालत वहीं रहती है, और एक दिन मजदूर सोचने लगता है, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सिर्फ किसी और की दौलत बढ़ाने के लिए पैदा हुआ था? पहला अध्याय इसी सवाल पर खत्म होता है, एक तेज सन्नाटे की तरह, एक दर्द की तरह जो दिल में चुभता है। पर यही दर्द हमें अगले अध्याय की तरफ खींचता है, जहां दुनिया बदलने लगती है और मजदूर की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। शहर का आसमान बदल रहा था। पहले जहां सुबह उगते सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती थी, अब वहां धुएं की मोटी चादर फैली रहती थी। वो धुआं सिर्फ कोयले का नहीं था, वो उन सपनों का धुआं था जो रोज फैक्ट्रियों की आग में जलते थे। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को नए रंग दिए। लोगों ने सोचा, अब जिंदगी आसान होगी, मशीनें होंगी, रोजगार होगा, पैसा आएगा। हर व्यक्ति के दिल में एक उम्मीद का दीपक जल उठा था, पर किसी ने सोचा ही नहीं था कि उस दीपक के आसपास कितना अंधेरा भी पैदा होगा। गांवों से शहर की तरफ लाखों लोग भागे। किसी की जमीन छिन गई थी, किसी के पास खेती का खर्च नहीं था, किसी के लिए शहर ही आखिरी उम्मीद था। लेकिन शहरों ने उन्हें क्या दिया? धुआं, शोर और अंतहीन थकान। मार्क्स बताते हैं, पूंजीवाद का असली चेहरा फैक्ट्रियों में दिखाई देता है। वहां मजदूर नहीं, मशीनें मुख्य किरदार होती हैं, और इंसान, वो मशीनों को चलाने वाला छोटा सा पुर्जा। एक बार एक बूढ़ा मजदूर मार्क्स से बोला, साहब, मशीन आने से हमने सोचा था काम आसान होगा, पर अब तो लगता है मशीन हमें ही चला रही है। और यही औद्योगिक युग का सबसे बड़ा धोखा था। मशीनें शुरू में मदद के लिए आई थीं, पर पूंजीपतियों ने देखा, मशीनें जितने घंटे चलें उतना मुनाफा बढ़ता है, इसलिए काम के घंटे बढ़ गए। 8 नहीं, 10 नहीं, 12 घंटे तक। एक पिता फैक्ट्री में सुबह 6 बजे जाता, रात 8 बजे लौटता। घर पहुंचते पहुंचते उसकी बेटी सो चुकी होती। वह सिर्फ उसके माथे को चूमकर थकान भरी सांस लेकर सो जाता। कभी कभी वह सोचता, क्या मेरी बेटी मुझे पहचानती भी है? और अगले दिन फिर फैक्ट्री। समय, परिवार, भावनाएं सब धीरे धीरे मशीनों की आवाज में घुल जाते थे। मार्क्स इस अवस्था को कहते हैं एलियनेशन, यानी मजदूर का अपने काम से, अपने श्रम से और अंत में खुद अपनी पहचान से अलग हो जाना। वह वस्तुएं बनाता है, पर वस्तुएं उसकी नहीं होती। वह मूल्य पैदा करता है, पर मूल्य उससे छिन जाता है। वह मशीनें चलाता है, पर लगता है मशीन ही उसकी जिंदगी चला रही है। एक मजदूर कपड़े सिलता था, हर दिन दर्जनों कपड़े, रंग बिरंगे, सुंदर, पर उसके अपने शरीर पर फटा हुआ कुर्ता। नया कुर्ता खरीदने की औकात नहीं थी। एक आदमी घर बनाता था, ईंटें, लकड़ी, छत, लेकिन खुद के लिए एक छोटा कमरा भी नहीं। यही वह कड़वा सच है जो मार्क्स बताते हैं कि मजदूर दुनिया की चीजें बनाता है, पर दुनिया की चीजें उसकी नहीं होती। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग बनाए, पर उसे देखने भी ना दिया जाए। फैक्ट्रियों का विस्तार बढ़ता गया, श्रमिकों की भीड़ बढ़ती गई, और मजदूरी वही की वही। क्यों? क्योंकि मालिक को इतना ही देना था कि मजदूर भूखा न मरे, लेकिन इतना भी नहीं कि वह स्वतंत्र हो जाए। पूंजीवाद की एक और चाल मार्क्स उजागर करते हैं, कंपटीशन, मालिकों के बीच की प्रतियोगिता। मालिक सोचते हैं, कौन सबसे सस्ता उत्पादन करेगा, कौन मजदूरों से ज्यादा काम करवाएगा, कौन मशीनें ज्यादा तेज चलाएगा।
और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पिसता है मजदूर। मालिक मशीनें बदलता है काम तेज करने के लिए, पर मजदूर वह नहीं बदल सकता। उसके पास वही शरीर, वही सांसें, वही ताकत, पर मालिक उसे भी मशीन की रफ्तार पर चलाना चाहता है। धीमा हुआ तो तुम्हारी जगह और लोग खड़े हैं। इसे मार्क्स कहते हैं, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, बेरोजगारों की वो फौज जिसे दिखाकर मजदूर को दबाया जाता है। मार्क्स बताते हैं, जब मजदूर काम करता है तो वह अपनी जरूरतों से ज्यादा पूंजीपति की जरूरतें पूरी करता है। जैसे एक नदी जो बहती रहती है लेकिन पानी शहरों में चला जाता है। नदी किनारे रहने वाले लोग सूखे में जीते हैं, और यह सब इतना सामान्य है कि मजदूर इसे जीवन का हिस्सा मान लेता है। वह फंस जाता है, किसी पिंजरे में नहीं, जरूरतों में। उसके बच्चे की स्कूल फीस, किराना, किराया, बीमारी का खर्च, फटी चप्पल, ये सब उसे रोज काम करने पर मजबूर रखते हैं। वह नहीं जानता कि वह आजाद नहीं, वह सिर्फ नौकरी की जरूरत का गुलाम है। उसी दौर में फैक्ट्रियों का एक और कल्चर शुरू हुआ। चाइल्ड लेबर, बच्चों को भी मजदूरी के लिए रखा गया क्योंकि बच्चे सस्ते पड़ते थे और पूंजीपति को मुनाफा चाहिए था, चाहे वह किसी के बचपन की कीमत पर क्यों ना हो। मार्क्स लिखते हैं, सिस्टम को यह नहीं दिखता कि बच्चा भूखा है, उसे सिर्फ दिखता है कि बच्चा सस्ता है। एक 9 साल का बच्चा रात भर मशीनों का बेल्ट पकड़कर खड़ा रहता था। उसकी उंगलियां तेल में काली पड़ जातीं, उसके पैर कांपते, लेकिन मालिक कहता, अगर तुम रुके मशीन रुक जाएगी, और मशीन रुक गई तो नुकसान होगा। उस बच्चे ने जीवन कब जिया? शायद कभी नहीं। मार्क्स इस सब को देखकर कहते हैं, यह सिर्फ आर्थिक नहीं, मानवीय त्रासदी है। पूंजीवाद मशीनों को चमकाता है, बढ़ाता है, मजबूत करता है, पर मजदूर, वह दिन ब दिन टूटता जाता है। धीरे धीरे मजदूर समझने लगता है कि वह सिर्फ थक नहीं रहा, वह खो रहा है अपना समय, अपनी इच्छाएं, अपनी पहचान। वह दुनिया बनाता है, लेकिन दुनिया में उसका हिस्सा नहीं। वह दूसरों के लिए मूल्य पैदा करता है, पर खुद के लिए नहीं। और यहीं से एक चिंगारी जन्म लेती है। वह चिंगारी है जागरूकता की। यह एहसास कि उसकी समस्या व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। वही चिंगारी एक दिन आग बनती है और सिस्टम को चुनौती देती है। दूसरा अध्याय यहीं खत्म होता है, उस धुएं में जहां मजदूर की थकान, उसकी उम्मीदें और उसका संघर्ष एक साथ जल रहे हैं। लेकिन इस अंधेरे में एक नई रोशनी की शुरुआत भी होती है, और यही रोशनी हमें तीसरे अध्याय की ओर ले जाती है, जहां मजदूर पहली बार अपनी ताकत पहचानने लगता है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक तंग सा कमरा था। कमरे में 4 मजदूर बैठे थे, थकान से चूर, चाय की भाप में घुलती हुई रात, और दिल में एक सवाल जो सबको अंदर से खाए जा रहा था। वे कह रहे थे, क्यों लगता है कि जितना काम बढ़ते हैं उतनी मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं? दूसरे ने कहा, हम सब अलग अलग फैक्ट्रियों में हैं, लेकिन हमारी कहानी एक ही जैसी क्यों है? तीसरा बोला, क्या समस्या हम में है या सिस्टम में? और चौथा चुप रहा। उसकी आंखें किसी दूर के सच को देख रही थीं, वह सच जो अभी दुनिया के ज्यादातर मजदूरों ने समझा नहीं था, पर वह जन्म ले चुका था। कार्ल मार्क्स इसी मोड़ पर दुनिया को एक नया नजरिया देते हैं। वह कहते हैं, मजदूर की ताकत उसकी अकेलेपन में नहीं, उसकी एकजुटता में है। ये विचार कोई नारा नहीं, एक गहरी सच्चाई है, क्योंकि जब मजदूर अकेला होता है तो वह सोचता है, मालिक बड़ा है, मैं छोटा हूं, मेरी जगह लेने वाले 1000 लोग खड़े हैं, अगर मैंने आवाज उठाई तो नौकरी चली जाएगी। यही डर उसे चुप कराता है, चुप्पी उसे कमजोर बनाती है। लेकिन मार्क्स कहते हैं, जिस दिन मजदूर समझ ले कि उसकी समस्या सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की है, उस दिन सिस्टम की नींव हिल जाती है। यह समझ कहां जाता है? क्लास कॉन्शियसनेस, यानी वर्ग की चेतना। जब मजदूर केवल अपनी समस्या नहीं, अपने पूरे वर्ग की समस्या को समझ ले। एक मजदूर अपनी तनख्वाह से दुखी है, लेकिन उसके शहर के 1000 मजदूर उसी बीमारी से गुजर रहे हैं। एक मजदूर कहता है, मुझे लंबे घंटे काम करना पड़ता है। दूसरा कहता है, मुझे भी। तीसरा कहता है, मुझे भी। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि यह कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं, एक सामूहिक अन्याय है।
यह एहसास किसी चिंगारी की तरह होता है, धीरे पर लगातार जलती हुई चिंगारी जो एक दिन आग बन जाती है। मार्क्स इसे सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं मानते, यह बदलाव एक मानसिक जागृति है। जैसे कोई सोया हुआ आदमी अचानक आंखें खोल दे और उसे पता चले कि उसकी जंजीरें उतनी मजबूत नहीं थीं जितना उसे बताया गया था। पूंजीपति की ताकत मशीनों में नहीं, बड़ी बिल्डिंगों में नहीं, बैंक खातों में भी नहीं। उसकी असली ताकत इस बात में है कि मजदूर यह सोचता है कि वह असहाय है, और मजदूर की असली ताकत इस बात में है कि वह समझ ले। उसके बिना किसी फैक्ट्री का पंखा तक नहीं घूम सकता, किसी मशीन का पहिया नहीं चल सकता, किसी दुकान की शटर नहीं उठ सकती, किसी कंपनी का एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया की सारी दौलत का निर्माण आखिर कौन करता है? मजदूर। लेकिन दुनिया की दौलत पर हक किसका है? कुछ लोगों का। जब मजदूर यह विरोधाभास समझ लेता है तो उसके भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है। मार्क्स कहते हैं, इतिहास में हर बड़ा बदलाव तभी आया जब आम लोगों ने अपनी ताकत को पहचाना, और यही वह मोड़ है जहां मजदूर अपने जीवन की कहानी दूसरों की लिखी हुई नहीं मानता, वह खुद अपनी कहानी का लेखक बनता है। मार्क्स बताते हैं कि मजदूर वर्ग अपनी संख्या, अपने श्रम और अपनी साझा तकलीफों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब मजदूर एकजुट होते हैं, जब वे समझते हैं कि अलग अलग काम करने के बावजूद उनकी असल लड़ाई एक ही है। यह एकजुटता सिर्फ हड़ताल में नहीं, सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि उस समझ में है कि मेरी लड़ाई हमारी लड़ाई है। दुनिया में क्रांति अचानक नहीं आती, वह एक लंबी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होने वाली जागृति। लोगों का खुद को पहचानना, अपने हक को समझना, अपने मूल्य को समझना। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है दुनिया ऐसे ही चलती है। मार्क्स कहते हैं दुनिया ऐसे नहीं, इंसान ऐसे चलाता है, और इंसान चाहे तो इसे बदल भी सकता है। मार्क्स मजदूरों को कोई सपना नहीं बेचते, वह कोई जादुई समाधान नहीं देते। वह कहते हैं तुम्हारे पास जो ताकत है वह किसी किताब, किसी नेता, किसी सरकार से नहीं आएगी, वह तुम्हारे अपने श्रम से आएगी। एक मजदूर जो फैक्ट्री में चुप रहता था, धीरे धीरे ईंट की तरह मजबूत होने लगा। उसे समझ आया, मैं सिर्फ मशीन नहीं चला रहा, मैं दुनिया चला रहा हूं। एक महिला मजदूर जो रोज नौकरी के बाद रोती थी, वह एक दिन उठकर बोली, अगर मैं न रहूं तो यह फैक्ट्री कल बंद हो जाएगी, तो फिर किसी को डरना चाहिए। वह मैं नहीं हूं। यह जागरूकता कोई छोटी चीज नहीं, यह वह ताकत है जिसने इतिहास में साम्राज्यों को गिराया, नीतियों को बदला और समाज को नए ढांचे दिए। मार्क्स कहते हैं जब मजदूर एक साथ खड़े हो जाते हैं तो पूंजी का साम्राज्य हिल जाता है। और यह सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं, यह इंसान की आत्मा की लड़ाई है, उसके आत्मसम्मान की, उसके हक की, उसकी पहचान की। जब मजदूर अपने श्रम का महत्व समझता है तो वह समझता है कि दुनिया का असली मालिक कोई पूंजीपति नहीं, बल्कि वही है। उसकी मेहनत, उसका खून पसीना, उसका समय, वही दुनिया को चलाता है। और यह समझ एक क्रांति की पहली सीढ़ी है। क्रांति सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं, वह सोच बदलने की प्रक्रिया है। वह उस दीवार को तोड़ने का साहस है जिसे देखा तो सबने है, पर सवाल कोई नहीं करता। तीसरा अध्याय धीरे धीरे उम्मीद, साहस और समझदारी का पुल बनाता है, जहां मजदूर सीखता है कि वह जितना टूटा हुआ महसूस करता है वह उससे कहीं बड़ा है। वह सिर्फ पहिया नहीं, पूरी मशीनरी का केंद्र है। वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक वर्ग है, एक ताकत है, एक कहानी है। और इस कहानी को अब कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।